हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, ये आपका 18 जनवरी 2023 का ऑनलाइन पेपर है। आज हम लोग इसी पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है 7 जुलाई को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। अब इसी एक हफ्ते में आपको बहुत सारी चीज़ों की तैयारी करना है और सबसे ज़्यादा फोकस आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा हेल्प अगर कोई चीज़ आपको कर सकती है तो वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्यारे साथियों, चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक इसको ज़रूर शेयर करिएगा। प्यारे साथियों, अपने साथ एक कॉपी और एक कलम लेकर के जरूर बैठिएगा, क्योंकि जो चीज़ें एक्स्ट्रा बताई जाती हैं उनको आप नोट करते चलिएगा और उनको रिवीजन भी करते चलिएगा। ठीक है, चलिए बिना विलंब किए हुए समय को देखते हुए चलते अपने पहले क्वेश्चन पर। चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से क्या समानता के साथ विविधता का एक उदाहरण होगा। मतलब समानता का भी उदाहरण हो, विविधता का भी उदाहरण हो और दोनों एक ही होगा, तो आपको इसका राइट जवाब देना है क्या। समीर को रंग भरना और मिहिर को चित्र बनाना पसंद है। तो देखिए, यही आपका राइट जवाब हो जाएगा। मेरी बात को समझिएगा, ठीक है ना। समीर को रंग भरना और मिहिर को चित्र बनाना, यह वाक्य जो है समानता के साथ विविधता का भी उदाहरण है, क्योंकि दोनों की जो विषय वस्तु है ना, दोनों की विषय वस्तु एक है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं और 2 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है ये देखते हैं। केरल में लोग भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। धार्मिक प्रथाओं की विविधता के लिए क्या कारण हो सकता है। निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। बात को समझिएगा और आंसर को दीजिएगा। यहूदी और अरब व्यापारी मसालों का व्यापार करने आए थे और यहाँ लोगों के लिए यहूदी धर्म और इस्लाम लाए थे। सही है। संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए और लोगों के लिए ईसाई धर्म लाए। बिल्कुल सही है। तो आपका तीसरा राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। कह रहा है, सरकार की कार्यविधि के संदर्भ में, तीसरा कह रहा है, सरकार की कार्यविधि के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेल कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। सबसे पहला है आपका स्थानीय प्रशासन। ये क्या करता है भैया, तो जो स्थानीय प्रशासन है वो आपका क्या करेगा, चराई क्षेत्र बनाने का संबंधी जो इससे रिलेटेड निर्णय है वो लेगा। राज्य सरकार मध्य प्रदेश में एक ग्राम प्रशासनिक अधिकारी को बोनस देने का निर्णय। संघ सरकार नई मुद्रा जारी करने का निर्णय। तो आपका पहला ही राइट जवाब हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से राज्य में किसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा होती है। अब ये सभी को पता होगा। मैं चाहता हूँ इसका आंसर जल्दी से मेरे हर वो भाई कमेंट में दे दे जिनको इसका उत्तर आता है। मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूँ और इस 10 सेकंड के समय में मैं ये जानना चाहता हूँ कितने भाइयों को इसका उत्तर पता है। चलिए जल्दी से फास्ट कमेंट करिएगा। सभी लोग जल्दी से कमेंट करिएगा। जो वीडियो देखेगा वो बिना कमेंट किए नहीं जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए अब मैं इसको बताता हूँ। राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रपति महोदय करते हैं, याद रखिएगा। और जो राज्यपाल है ये राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। क्या होता है, राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। 5वां, केंद्र का संवैधानिक कौन होता है। केंद्र का संवैधानिक प्रमुख आपका राष्ट्रपति होता है। निम्नलिखित में से क्या नौकरी की सुरक्षा वाले रोजगार का एक उदाहरण होगा। 5वें का राइट जवाब आपको देना है, वो है नियमित कर्मचारी। नौकरी की सुरक्षा वाले रोजगार की बात कर रहा है तो दिहाड़ी मजदूर की नौकरी सुरक्षित नहीं है, अनियमित कर्मचारी भी सुरक्षित नहीं, मौसमी कर्मचारी भी सुरक्षित नहीं है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं और 6 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। चलिए क्या कह रहा है समझिएगा।
अनियमित रोजगार के संदर्भ में निम्न कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कारीगर को तभी आना होता है जब मालिक को जरूरत हो, तो ये बिल्कुल सही है। कारीगरों को कार्य की अच्छी दशाएं मिलती है, जरूरी नहीं है। कारीगरों से ज़्यादा घंटे काम करने की उम्मीद की जाती है, सही है। तो ए और सी आपका सही है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं और 7 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। संसद के सत्र के समय एक महत्वपूर्ण व्यवस्था जिसके माध्यम से सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियां हासिल करते हैं तथा कार्यपालिका के ऊपर अंकुश रखते हैं, वह क्या कहलाता है? आपको जवाब देना है। ठीक है, बताइए भैया क्या है राइट जवाब। चलिए, तो आपको राइट जवाब देना है। तो एक तो होता है आपका शून्यकाल, ठीक है, एक होता है प्रश्नकाल और एक होता है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। सदन का बहिष्कार जब होगा तो इस चीज़ों को नहीं किया जा सकता है, तो ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी। तो ए, बी और सी आपके राइट जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 पर क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसे एक संतुलित मीडिया रिपोर्ट कहेंगे? आपको 8 का राइट जवाब देना है। बताइए भैया 8 का राइट जवाब क्या होगा? तो वह जिसमें केवल सरकार, अब देखिए केवल आया है तो गलत है। वह जो लोगों के तरफ से निजी कंपनियों के खिलाफ बोलती है, ये भी गलत है। वह जो समाज के पीड़ित समुदायों के दृष्टिकोण की चर्चा करती है, ये भी गलत है। वह जिसमें सभी पक्षों की बात रखी गई हो, बिल्कुल सही है। जिसमें सभी पक्षों की बात रखी जाती है वही सबसे सही है, वही संतुलित मीडिया रिपोर्ट है। जिसमें मतलब किसी भी न्यूज के अच्छे पहलू और बुरे पहलू दोनों पर बराबर बात की जाए, वही आपका राइट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं और 9 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। तो 9वां क्या कह रहा है? निम्नलिखित या निम्न में से समानता को स्थापित करने के लिए संविधान के प्रावधान हैं। बताइए भैया कौन कौन से प्रावधान हैं? देखिए, पहला तो है कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है, सही है। अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया जाए, मतलब छुआछूत को हटा दिया जाए, सही है। हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है, बिल्कुल सही है। किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही है। आपका चौथा राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता है वह अपने धर्म का पालन और अनुसरण करने की भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित किस सिद्धांत से यह स्वतंत्रता उत्पन्न हुई है? एक बार फिर से प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता है अपने धर्म का पालन और अनुसरण करने की भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित किस सिद्धांत से यह स्वतंत्रता उत्पन्न हुई है? तो ये धर्मनिरपेक्षता से उत्पन्न हुई है, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता का मतलब है राज्य का कोई ऑफिशियली धर्म नहीं होगा, सब धर्मों में समान भाव राज्य रखेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं और 11 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। किसी चोरी के मामले में निम्नलिखित में से क्या होने पर पक्षपातपूर्ण सुनवाई माना जाएगा? आपको बताना है। चोरी का आरोप लगाए गए व्यक्ति को आरोप पत्र की कॉपी देना, बताइए क्या ये सही है? चोरी का आरोप लगाए व्यक्ति को आरोप पत्र की कॉपी वो मांगता है तो दीजिए, इसमें कौन सी दिक्कत है? तो गलत है। वकील करने की क्षमता न रखने पर राज्य द्वारा आरोपित वकील उपलब्ध करवाना, बिल्कुल सही है। तो ठीक है, तो ये भी आपका जो पूछ रहा है पक्षपातपूर्ण सुनवाई, तो ये भी नहीं होगा। आरोपित के वकील को गवाहों से पूछताछ करने देना, ये भी है तो गलत होगा, क्योंकि ये पक्षपातपूर्ण कह रहा है।
आरोपित का दोषी पाए जाने पर प्रतिभाशाली और सम्मानित परिवार होने की वजह से माफ कर देना, यही राइट जवाब है। ऐसा पक्षपातपूर्ण निर्णय होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। उड़ीसा के किस क्षेत्र में एल्युमिनियम कंपनी द्वारा खान लगाने पर आदिवासियों द्वारा विस्थापन के विरोध आंदोलन चलाया गया? बताइए 12 का राइट जवाब क्या होगा? तो वो होगा न्यामगिरी पहाड़ी। ठीक है ना, क्या होगा? न्यामगिरी पहाड़ी। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। मध्याह्न भोजन की व्यवस्था कार्यक्रम में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर दीजिए। चलिए, इसका सही उत्तर आपको देना है। 13 का राइट जवाब क्या होगा? तो कह रहा है यह कार्यक्रम सुनिश्चित करता है कि निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति के माता पिता को अपने बच्चों को 3 समय का भोजन देने की चिंता करने की आवश्यकता। यहाँ 3 समय के भोजन की बात नहीं है। वह कार्यक्रम पोषण के अभावों की क्षतिपूर्ति करता है। तो केवल बी आपका सही है, याद रखिएगा। ठीक है, केवल बी आपका सही है। अब आपको बता देता हूँ, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम व्यवस्था की शुरुआत 1995 में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है ना, कब हुआ था? 1995 में। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। कह रहा बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में संघ के भिक्षु एवं भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह है? किसमें उनके लिए बनाए गए नियमों का संग्रह है? वो है विनय पिटक। ठीक है ना, विनय पिटक। तो अगला है सुत्त पिटक। इसमें क्या है? तो सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म की क्या है? शिक्षा है। क्या है? बौद्ध धर्म की शिक्षा है, याद रखिएगा। ठीक है। अभिधम्म पिटक में क्या है? तो अभिधम्म पिटक में दर्शन की व्याख्या है या दार्शनिक व्याख्या है। जातक में क्या है? बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी है। ठीक है, ये भी चीजें याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। वह व्यक्ति क्या कहलाते हैं जो ऐतिहासिक वस्तुओं का अध्ययन करते हैं? बताइए भैया क्या कहलाते हैं? तो वो पुरातत्वविद कहलाते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। 16 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। अभिकथन ए और कारण आर को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। तो बताइए क्या होगा। चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया और उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया। राजेंद्र प्रथम का समकालीन गजनी के सुल्तान महमूद ने भारतीय उपमहाद्वीप में अपने अभियानों के दौरान पराजित राजाओं के मंदिरों के धन और मूर्तियों को लूट लिया। सही है। मध्ययुगीन राजनीतिक संस्कृति में ज्यादा शासक अपने राजनीतिक बल व सैनिक सफलता का प्रदर्शन पराजित शासकों के उपासना स्थलों पर आक्रमण करके और उन्हें लूट कर करते थे। तो ये भी आपका क्या है? सही है। और आर जो है वो एक ही व्याख्या भी करता है, इसलिए तीसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 17 पर, और देखते हैं 17 का राइट जवाब क्या होगा। मंदिर नगर के निर्माण की प्रक्रिया को क्रम के अनुसार लगाएं और बताएं कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, पढ़िए इसको। पहला कह रहा तीर्थयात्री मंदिर को जाते और दान दक्षिणा दिया करते। दूसरा कह रहा बड़ी संख्या में पुरोहित, पुजारी, कामगार और व्यापारी मंदिरों के पास बस गए। तीसरा कह रहा शासक मंदिरों की भूमि एवं धन अनुदान में देते थे। और चौथा कह रहा है मंदिर के कर्ता धर्ता मंदिर के धन को व्यापार एवं साहूकारी में लगाते थे। तो सबसे पहला क्या होगा भैया, देखिए सबसे पहले होगा इसमें शासक मंदिरों को भूमि एवं धन अनुदान में देते थे, तो ये आपका पहला हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा,
तीर्थयात्री मंदिर को जाते और दान दक्षिणा देते, ये दूसरा हो जाएगा। तो मतलब सी और ए कहाँ है, सी और ए पकड़ लीजिए, दो में है, तो ये गलत हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा, ये और ये सही हो जाएगा। इसके बाद क्या आएगा, मंदिर के कर्ता धर्ता मंदिर के धन को व्यापार एवं साहूकारी में लगाते थे, फिर आपका डी हो जाएगा। तो तीसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। लास्ट में जो बचा है वो आपका चौथा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या कह रहा है। 18वीं सदी में क्षेत्रीय संस्कृतियों के विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। जो सही कथन है बताइए। तो यह स्थानीय परंपराओं और अन्य भागों के विचारों के आदान प्रदान से संपन्न हुआ, ठीक है। यह एक क्षेत्र में विशेष स्थानीय परंपरा है, ठीक है। यह सदैव राजनीतिक सीमाओं में बंधी थी, ये गलत है। तो ए और बी आपके सही है, पहला राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। कह रहा है कबीर ने उनके समय के औपचारिक धर्मों को चुनौती दी। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, इसका राइट जवाब होगा पुजारी वर्गों का उपहास उड़ाने के द्वारा, ठीक है। तो किसके द्वारा, पुजारी वर्गों का उपहास उड़ाने के द्वारा। देखिए कबीर जो हैं वो निराकार ब्रह्म के उपासक थे। साखी शबद रमैनी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। भक्ति में बहुत उत्कृष्ट कोटि का ज्ञान इनको था, याद रखिएगा। बहुत ही दिव्य संत थे ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। 20 कह रहा है अंग्रेजों ने नील की खेती की, बताना है 20 का राइट जवाब क्या होगा। तो अंग्रेजों ने नील की खेती कहाँ कहाँ की थी, जमैका और भारत में। कहाँ कहाँ किया था, जमैका और भारत में, ठीक है, याद रखिएगा। और ये दोनों क्या थे, इसके उपनिवेश थे। क्या थे, उपनिवेश थे, ये भी आपको याद रखना है। तो आपका राइट जवाब ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। कह रहा है वर्षा आंदोलन के महत्वपूर्ण परिणाम थे जैसा कि, 21 का राइट जवाब देना है। क्या थे आपको बताना है। औपनिवेशिक सरकार को दीकुओं से आदिवासी जमीन की सुरक्षा के लिए नए वन कानून लाने पड़े, ठीक है। आदिवासी लोगों ने औपनिवेशिक आदिवासी मुखियाओं को अंग्रेजी जमीन नियमों के अंतर्गत जमीन के नए मालिकाना अधिकार दे दिए गए। ये नहीं, आदिवासी लोगों ने औपचारिक शासन के विरुद्ध प्रतिरोध करने की क्षमता को दर्शाया। तो ए और सी आपका सही है, समझिएगा। वर्षा आंदोलन या इसे वर्षा मुंडा आंदोलन कहते हैं, इसका नेतृत्व वर्षा मुंडा ने किया था। और ये कब किया था, 1895 से 1900 के आसपास। तो क्या था, नोट कर लीजिएगा, 1895 से 1900 के आसपास, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। और 22 क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है शिक्षा के माध्यम पर गांधी के विचार के संदर्भ में कथन ए और बी को पढ़ें और सही उत्तर का जवाब आपको देना है। तो क्या होगा, इसका सही उत्तर आप दीजिए। कह रहा है गांधी को दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी थी। अब देखिए यहाँ ये जो केवल आया है इसको नेगेटिव मत मार दीजिएगा, ये पॉजिटिव कथन है। गांधी जी यही चाहते थे कि शिक्षा केवल भारतीय भाषा में हो और ये अंग्रेजी में ना हो। अंग्रेजी में शिक्षा भारतीयों को अपने ही भूमि पर अजनबी बना रही, बिल्कुल सही है। और ये इसकी व्याख्या भी करता है। तो दूसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं और 23 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। हेनरी डेरेजियो निम्न में से कौन से सुधार के आंदोलन के नेता थे। तो ये सभी को पता है, ये जो है यंग बंगाल आंदोलन, किसके, यंग बंगाल आंदोलन के प्रमुख नेता थे। और ये अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त एक बंगाली युवक थे। तो ये कहाँ के थे, ये बंगाली युवक हैं, ठीक है ना, बंगाली युवक हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। 24 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। 24 क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प को चुनें।
1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा हाल में ही पारित किए गए रॉलेट कानून के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। आगे कह रहा है दूसरा, पर मोहम्मद अली जिन्ना ने रॉलेट कानून का समर्थन किया। तो देखिए ये पहला तो सही है, 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा हाल में पारित किए गए रॉलेट कानून के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया, लेकिन जिन्ना ने इसका समर्थन नहीं किया था। जिन्ना ने कहा था ये एक खिलाफत आंदोलन के साथ, रॉलेट कानून का जिन्ना ने क्या किया था, समर्थन नहीं किया था। ठीक है ना। चलिए अब समझिए बात को। रॉलेट एक्ट 1919 में आया था, ठीक है ना, और मोहम्मद अली जिन्ना ने इस कानून के खिलाफ आवाज़ उठाई थी और इस अधिनियम में विरोध में इंपीरियल विधान परिषद से इस्तीफा भी दे दिया था, याद रखिएगा। तो समर्थन नहीं किया था जिन्ना ने, इस कानून का क्या किया था, विरोध किया था। इस कारण ये कथन गलत है, तो ए सही और बी गलत हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के नेताओं में कौन सा कथन सही नहीं है, अर्थात जो गलत कथन है वो आपको बताना है। उन्होंने नरम दल की यह कहकर आलोचना की कि वे नरम दल की प्रार्थना की राजनीति करते हैं। तो जो नहीं है वो पूछती है, सही है गलत होगा। उन्होंने आत्मनिर्भरता एवं रचनात्मक कार्य के महत्व पर जोर दिया, सही है तो गलत है। वे सोचते थे कि अंग्रेज स्वतंत्रता एवं न्याय का आदर करते, बस यही आपका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अगला। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में आप जानना चाहें तो मैं बता देता हूं। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गरम दल है उसे उग्र दल भी कहते हैं। क्रांतिकारी गतिविधियों के द्वारा वो चाहता था कि भारत में आज़ादी मिले। इसमें प्रमुख नेता आपके लाल, पाल, बाल, अरविंद घोष जैसे थे। वे मानते थे कि अनुनय विनय हाथ जोड़कर विनती करके, याचना करके हमको स्वतंत्रता नहीं मिल सकती है। उन्होंने कहा कि औपनिवेशिक स्वराज से अगर आपको मुक्ति पाना है तो आपको बम और पिस्तौल की राजनीति में विश्वास करना होगा, बम और पिस्तौल की रणनीति बनाना होगा, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। और 26 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। 26 कह रहा है, स्वतंत्रता के बाद पड़ोसी देशों जैसे पाकिस्तान और श्रीलंका के विपरीत भारत ने भाषाई समस्याओं को बड़ी सावधानी से संभाला। अब आपको इसका राइट जवाब देना है, क्या होगा तो बताइए 26 का राइट जवाब क्या होगा। कह रहा है उपयुक्त कथन को निम्नलिखित कौन सा कथन सही ठहराते हैं। तो आपको बताना है भारतीय सरकार ने सभी क्षेत्रीय भाषाओं को इज्जत दी, बिल्कुल सही है। क्षेत्रीय भाषाओं को समृद्ध होने की आज़ादी दी गई, ठीक है। हिंदी को अन्य क्षेत्रीय भाषाओं पर थोपा नहीं गया, बिल्कुल सही है। सरकार भाषाओं संबंधी समस्याओं से बचने का प्रयास करती है, गलत है, बचने का प्रयास नहीं की थी। ABC आपके सही है, तीसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं। कह रहा है सन 1927 में BR अम्बेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन किया, ठीक है, क्योंकि अब इसका राइट जवाब आपको 28 का बताना है। जातिवादी समाज द्वारा अछूत कहे जाने वाले लोगों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं थी, सही है। वह पहले ही बौद्ध बन गए और चाहते थे कि बौद्ध धर्म को हिंदूवाद के घटक के रूप में माना जाए, ये गलत है। वह चाहते थे कि हिंदू समाज समानता के सिद्धांत पर पुनर्गठित हो, ये C वाला आपका सही है। तो A और C आपका सही है, तो तीसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर और अगले क्वेश्चन का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और अगले क्वेश्चन का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला हमारा क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं। कह रहा है चंद्रमा के बारे में निम्न कथन को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव करिए और बताइए 28 का राइट जवाब क्या होगा। पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखलाई पड़ता है, सत्य है। चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूमने तथा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में एक जैसा समय लगता है। तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है और ये इसकी व्याख्या भी करता है, इसीलिए आपका ए वाला राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं। लेब्राडोर धारा एक है। लेब्राडोर एक कैसी धारा है? तो लेब्राडोर एक शीत जलधारा है, याद रखिएगा। और ये जो शीत जलधारा है ये कहाँ? ये आंध्र महासागर में बहती है। कहाँ? आंध्र महासागर में ये बहती है। शीत मतलब एक ठंडी जलधारा है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं और 30 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। निम्न में से कौन से कारक मृदा के निर्माण में सहायक होते हैं? आपको 30 का राइट जवाब देना है। तो बताइए भैया, इसका राइट जवाब क्या होगा? तुंगता एवं ढाल, वानस्पति जात एवं प्राणी जात, तापमान व वर्षा समय, सभी के सभी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर और 31 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। जलमार्ग के बारे में दिए गए निम्न कथन को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। बताइए 31 का राइट जवाब क्या होगा। कह रहा है कम दूरी यातायात के सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले जलमार्ग। भैया ये बड़ी बड़ी दूरी के लिए होते हैं, कम दूरी के लिए नहीं होते हैं। नाव्य नदियां तथा झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए होता है। ठीक है। डरबन और केपटाउन अफ्रीका के महत्वपूर्ण पत्तन है, ये भी आपका कथन सही है। ठीक है, तो राइट जवाब हमारा बी और सी है, इसलिए दूसरा हमारा राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 पर चलते हैं। करा निम्नलिखित खनिजों के निक्षेप पर विचार करें और यह किस प्रकार के शैलों से बने हैं, ये भी आपको बताना है। ठीक है, चलिए बताइए भैया 32 का राइट जवाब आप लोग दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो बताइए 32 का राइट जवाब क्या होगा, जल्दी से बताइए। फ्रांस के कॉकेस प्रदेश के चूना पत्थर निक्षेप, जॉर्जिया और यूक्रेन के मैग्नीज निक्षेप, अल्जीरिया के फॉस्फेट संस्तर, इनमें से किसके उदाहरण है आपको बताना है। तो ये भैया किसके उदाहरण है? ये अवसादी शैलों के उदाहरण हैं। किसके हैं? अवसादी शैलों के उदाहरण हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पर चलते हैं और 33 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। चलिए, कह रहा है परंपरागत ऊर्जा के बारे में कथन ए और बी पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, कह रहा है ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो सीमित हैं, स्थानीय क्षेत्र में पाए जाते हैं और जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं। तो ये तो गलत है, क्योंकि ये एक स्थानीय सीमित क्षेत्र में नहीं पाए जाते हैं, ये विस्तृत क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? विस्तृत क्षेत्र में। केवल जीवाश्म ईंधन, देखिए केवल है तो ये गलत हो जाएगा, तो दोनों कथन आपके गलत हैं। दूसरा राइट जवाब हो जाएगा, ना तो ए सही है और ना ही बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पर चलते हैं। उपरोक्त में से कौन से जोड़ा या जोड़े सही रूप में मिलान में है? आपको राइट जवाब इसका देना है 34 का। चलिए देखिए अब आपका हो जाएगा, इसका राइट जवाब क्या होगा। देखिए कह रहा है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ मक्का। मक्का उत्पादन के लिए जो आपका तापमान है वो मध्यम होना चाहिए। मतलब कितना होना चाहिए? 21 डिग्री से लेकर के 72 डिग्री सेल्सियस तक, जबकि ये उच्च तापमान कह रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। कपास के लिए क्या होता है? उच्च तापमान तथा हल्की वर्षा की आवश्यकता होती है। देखिए मध्यम तापमान कह रहा है, जबकि इसको उच्च तापमान चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। जूट के लिए उच्च तापमान और भारी वर्षा की जरूरत होती है, तो सी आपका सही हो जाएगा। तो केवल सी आपका सही, तो दूसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 पर चलते हैं। अगर आप दक्षिणी गोलार्ध में रहें 21 जून के बारे में कौन सा कथन सही होगा, आपको बताना है। देखिए दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है। ठीक है, और 21 जून को ग्रीष्म संक्रांति के दौरान उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है, ये भी जानते रहिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पर चलते हैं। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश में सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा
उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी देशों पर क्या होगा आपको बताना है। तो उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी देशों में दोपहर होगी। क्या होगी? दोपहर होगी। याद रखिएगा प्यारे साथियों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 पर चलते हैं। 37 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में क्या प्रभाव पड़ता है, तो आपको बताना है। इसका राइट जवाब क्या होगा? उत्तर ध्रुव वृत्त, ठीक है ना। और विषुवत वृत्त में या विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 38 पर चलते हैं और 38 का राइट जवाब देखते हैं क्या है। मध्य हिमालय को कहा जाता है, मध्य हिमालय को क्या कहा जाता है, तो आपको बताना है। मध्य हिमालय को हिमाचल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिमाचल कहा जाता है। यह हिमालय की मध्यवर्ती श्रेणी है और इसे लघु हिमालय भी कहते हैं। नोट कर लीजिएगा, ठीक है। लघु हिमालय भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से वर्षण के प्रकार हैं, आपको बताना है। तो वर्षण का प्रकार आपका क्या क्या है, जल्दी से बताइए। बाढ़ वर्षा का प्रकार नहीं, ये हिम है, ओला है, सहिमवृष्टि है। तो बी सी डी आपका चौथा राइट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पर चलते हैं। किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं? बताइए भैया। ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कहते हैं, ठीक है। किसको कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कहते हैं। जो ग्रीन हाउस गैस है भूमंडलीय ऊष्मन के लिए इसको जिम्मेदार माना जाता है। ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जिसको कहते हैं, जलवाष्प आदि चीज़ें शामिल होती हैं। इसको भी नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 पर चलते हैं। 41 क्या कह रहा है देखते हैं। 41 कह रहा प्रारंभिक स्तर पर इतिहास निम्नलिखित में गठित है। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आपको बताना है। भव्य निर्माण में, कालक्रम में, ठीक है, और सबाल्टर्न इतिहास, आलोचनात्मक चिंतन। तो भैया सब के सब सही है, तो दूसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और अगले क्वेश्चन का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है। प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का अध्ययन निम्नलिखित कारणों से अत्यंत आवश्यक है। आपको राइट जवाब देना है 42 का। कह रहा जिस समाज में रहते हैं उसे समझने के लिए ठीक है, भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित मूल्यों की प्रशंसा के लिए ठीक है, लोकतंत्र में जिम्मेदार नागरिक होने के लिए ठीक है, मतभेदों का सम्मान करने के लिए ठीक है। डी आपका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 पर चलते हैं और 43 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। 43 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। कह रहा है कि जिस तरह से शिक्षक अपनी कक्षा में मूल्यों का अध्यापन करते हैं उसका उनके विद्यार्थियों के अधिगम पर गहरा प्रभाव पड़ता है। सही है। नागरिकता शिक्षा का प्रभाव वास्तविक रूप से उन परिस्थितियों में कम होता है जहां लोकतांत्रिक प्रथाएं बहुत कम है अथवा संपूर्ण रूप से नदारद है, ठीक है। और ये इसकी व्याख्या भी करता है, तो दूसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से मूल्य एक प्रजातांत्रिक कक्षा के लिए आवश्यक हैं। आपको जवाब देना है। प्रजातांत्रिक कक्षा के लिए आवश्यक हैं, बताइए क्या होगा राइट जवाब। कह रहा है समूह बोधन, बिल्कुल सही है। आज्ञाकारिता नहीं, और क्या होना चाहिए फिर, व्यक्तिगत बोध भी नहीं होना चाहिए, आलोचनात्मक चिंता होना चाहिए। ए और डी आपका सही है, तो तीसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 पर चलते हैं और 45 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। एक शिक्षिका अपने छात्रों को किसी स्थान की स्थिति के बारे में कैसे पता लगाए विषय पढ़ाना चाहती है। निम्न में से कौन सी शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, आपको बताना है। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा। तो ग्लोब का करना चाहिए, विश्व का नक्शा करना चाहिए, भारत का नक्शा, फिल्म नहीं करना चाहिए। ए बी डी आपका राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 पर चलते हैं। 46 कह रहा है
प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की कक्षा में जेंडर विषय पर चर्चा करते हुए निम्न में से क्या शामिल किया जा सकता है? आपको राइट जवाब देना है जल्दी से। 46 का क्या होगा? तो महिलाओं के संघर्ष की कहानी, महिलाओं व पुरुषों की शैक्षिक भागीदारी के आंकड़े, विभिन्न समाजों में प्रचलित जेंडर प्रथाओं को दर्शाता हुआ वॉलपेपर आपका चौथा राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 पर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करके उत्तर दें। कह रहा है भारतीय विद्यालय पाठ्यक्रम में नागरिक शास्त्र एक विषय के रूप में ब्रिटिश सरकार की शाही नीति का परिणाम था। ठीक है। ब्रिटिश राज के विरुद्ध भारतीयों में बढ़ती अनिष्ठा को ध्यान में रखते हुए नागरिक शास्त्र लाया गया, ये भी ठीक है। इसकी सही व्याख्या भी करता है, तो आपका तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 पर चलते हैं। 48 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। 48 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक कल्पनाशील सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के कौशल श्रेष्ठ रूप में परावर्तित होते हैं? केवल सूचना पट, केवल है तो गलत है। परीक्षा के उद्देश्य संकल्पना को सरल बनाना, गलत है। सभा असेंबली के समय कथा वाचन में, गलत है। योजना बनाने एवं आकलन में, चौथा आपका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 पर चलते हैं। कह रहा है एक शिक्षक अपनी कक्षा में विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। निम्न में से कौन से उदाहरण सबसे उचित हैं? आपको राइट जवाब देना है। ठीक है, तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा भैया? रेगिस्तान, नदी, समुद्र, शैवाल, मूंगा, चट्टान, डी हो जाएगा। सभी के सभी आपके राइट जवाब हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 50 पर चलते हैं। 50 कह रहा है चर्चा कीजिए कि हमारे समाज में महिलाओं द्वारा किए जाने वाले कार्यों को पुरुषों की अपेक्षा कम महत्व दिया जाता है। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में ऐसे प्रश्नों को शामिल किए जाने की क्या प्रासंगिकता है? ऐसे प्रश्न कक्षा में चर्चा के शुरुआत करने में सहायक होते हैं। ठीक है। ऐसे प्रश्न समाज में व्याप्त असमानताओं को उजागर करने में सहायक होते हैं, ये गलत है। ऐसे प्रश्नों के निश्चित उत्तर नहीं होते हैं और इनका कोई शैक्षिक महत्व नहीं होता है। तो क्या ये सही है? बताइए क्या होगा? तो सी आपका गलत हो जाएगा। ऐसे प्रश्न समाज में असमानताओं को उजागर करने में सहायक होते, बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपका राइट जवाब ए और बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 51 पर क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 और 51 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। ब्राज़ील एवं भारत के लोगों की जीवन शैली के बीच के अंतर को पता करने के लिए विद्यार्थियों के पास क्या स्रोत होने चाहिए? आपको बताना है। पत्रिकाओं, इंटरनेट से एकत्रित किए गए दोनों देशों के चित्र ये हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। ब्राज़ील एवं भारत की जनगणना का डाटा, कोई मतलब नहीं है। ब्राज़ील एवं भारत के बीच व्यापार और संधि किसी काम के नहीं। ब्राज़ील एवं भारत की फिल्में, आपको जीवन शैली के बीच अंतर पता करना है तो आप जनगणना से थोड़ी जीवन शैली जान पाएंगे और व्यापार संबंध से जोड़ी जान पाएंगे, फिल्म से और दोनों देशों के चित्र से, पत्रिकाओं से आप जान सकते हैं। तो आपका ए और डी अर्थात दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 पर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चुनाव करें। तो 52 का राइट जवाब आपको देना है। करा एक समर्थ पाठ्यचर्या के लिए ऐसी विषय वस्तु की आवश्यकता है जो अंतर विषयक विचारधारा को प्रोत्साहित करे। ठीक है। विभिन्न सामाजिक विज्ञानों की विशेष सीमाओं को खोलने की आवश्यकता है ताकि दी गई परिघटना को समझने के लिए कई तरह के उपागमों का प्रयोग किया जा सके। आर भी सही है और आर एक की व्याख्या करता है, इसलिए पहला राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 पर चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यीकरण के संबंध में सही है? और 53 का राइट जवाब आप लोग दे दीजिए। वे दो और अधिक संकल्पनाओं के बीच के संबंधों की ओर संकेत करने वाले कथन हैं। ठीक है, ठीक है। सामान्यीकरण वर्गीकरण व्याख्यानों मूल्यांकनों पूर्वानुमानों की तरह प्रतीत हो सकते हैं। ठीक है। और इसमें क्या होगा, सामान्यीकरण का सही अर्थ या गलत की तरह मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, ये गलत है। उनको समग्र रूप में समझा
उनको समग्र रूप में नहीं समझा जा सकता जब तक उनकी संघटक संकल्पनाओं को ना समझा जा सके। डी सही है, तो ए बी डी आपका राइट जवाब तीसरा हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और अगले क्वेश्चन का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है, ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में पढ़ाते समय निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न कक्षा में परिचर्चा के लिए प्रासंगिक हैं। आपको 54 का राइट जवाब बताना है। तो क्या हो जाएगा बताइए, किसने विशिष्ट लेख लिखा है, ठीक है। अभिलेख कब किया गया, ये भी सही है। क्या चित्र बनाने का कोई उद्देश्य था, ये भी सही है। तो चौथा राइट जवाब हो जाएगा ए बी सी, आपके तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 55 पर चलते हैं और 55 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। कह रहा है, क्या आप ऐसे 2 तरीके बता सकते हैं जिनके द्वारा आप सोचते हैं कि विज्ञापन का प्रभाव लोकतंत्र में समानता के मुद्दे पर पड़ता है। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में ऐसे प्रश्न पूछने की क्या प्रासंगिकता है, आपको इसका राइट जवाब देना है। तो 55 का राइट जवाब आप लोग दीजिए। चलिए बताइए, यह आकलन करने में मदद करते हैं कि सीखने वाले ने अवधारणाओं को समझ लिया है, ठीक है। छात्रों के स्मरण के कौशल की जांच नहीं करते हैं। छात्रों को मुख्य अवधारणाओं व बिंदुओं को अपने शब्दों में व्यक्त करने का स्थान देते हैं। सी सही है, ए और सी आपका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 पर चलते हैं और 56 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। चलिए कह रहा है कि भूगोल की एक शिक्षिका देखती है कि अधिकतर छात्र एक कक्षा टेस्ट में बहुत निचले स्तर का निष्पादन करते हैं। उसके बाद वह चिन्हित करती है कि उनमें मापन कौशल की कमी है। मापन कौशल को बेहतर करने के लिए वह सुव्यवस्थित ढंग से उसे ठीक करने हेतु काम की योजना बनाती है। शिक्षिका निम्न में से किसमें संलग्न है, तो वो भैया कार्यात्मक अनुसंधान में संलग्न है। अधिगम का आकलन नहीं कर रही, अधिगम हेतु आकलन नहीं कर रही, मूल्यांकन नहीं कर रही, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 पर चलते हैं और 57 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। क्यों सहारा रेगिस्तान के लोग भारी वस्त्र पहनते हैं, यह प्रश्न विद्यार्थी की क्षमता को आंकने का प्रयास करता है। तो यह उसकी तर्क शक्ति को आंकने का प्रयास करता है कि उसमें तर्क करने की कितनी क्षमता है। क्वेश्चन नंबर 58 पर चलते हैं और 58 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। भूगोल पर मानक संदर्भित टेस्ट में निम्नलिखित में से कौन सी अभिकल्पना सर्वाधिक उपयुक्त होगी। 58 का राइट जवाब दीजिए, तो वो होगी प्रायोगिक प्रदर्शन, ठीक है ना। क्या होगी, प्रायोगिक प्रदर्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 पर चलते हैं। कह रहा, आपके पड़ोस में भूमि का उपयोग किस प्रकार हो रहा है उसकी सूची बनाएं। यह प्रश्न विद्यार्थी को की क्षमता को आंकने का प्रयास करता है। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, तो अवलोकन करने का। किसका, अवलोकन करने का ये जो है प्रयास करता है, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं इसका राइट जवाब क्या होगा। अपने आसपास के वृक्षों पर एक परियोजना करने के लिए विद्यार्थियों को सुझाया गया अनुक्रम क्या हो सकता है, आपको बताना है, उसका सही क्रम बताना है, ठीक है। पहले ऑप्शन को पढ़ते हैं। निरूपण, आंकड़े इकट्ठा करने की योजना, अवलोकन, रिकॉर्डिंग और प्रतिवेदन प्रस्तुत करना और परिचर्चा। देखिए इसमें सबसे पहले होगा आंकड़ा इकट्ठा करने की योजना बनाना। जब आप आंकड़ा इकट्ठे करने की योजना बना लेते हैं तो उन चीज़ों का आप करते हैं अवलोकन, और जब आप चीज़ों का अवलोकन कर लेते हैं तब आप रिकॉर्डिंग या प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं और फिर उसका करते हैं निरूपण, और सबसे लास्ट में होती है परिचर्चा, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका सबसे पहले बी सी कहाँ है, बस इसी में है, तो यही आपका राइट जवाब हो जाएगा प्यारे साथियों, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप लोगों ने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए, देखिए ये वाला पेपर जो आया था ये थोड़ा सा इजी था, और पेपरों की अपेक्षा जो हमने अभी तक करवाए थे उनमें ये पेपर सबसे इजी था। तो आप लोग ऐसे देखिए तैयारी करते रहिए कि कोई पेपर इजी भी आ सकता है, कोई कठिन भी आ सकता है, इसमें कोई कंफर्मेशन नहीं है कौन सा पेपर सरल आएगा कौन सा कठिन आएगा, लेकिन आपको तैयारी का जो माध्यम करना होगा वो कठिन लेवल का ही माध्यम आपको लेके चलना पड़ेगा। इजी लेवल का माध्यम आप लेकर के मत चलिए, क्योंकि जब आप कठिन की तैयारी करते हैं तो अगर इजी पेपर आपका आता है तो आप आसानी से उस पेपर में बहुत अच्छा मार्क्स कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस यहीं तक, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
प्यारे साथियों।